अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 27 जून 2026 और इस वक्त तकरीबन सुबह के 11:30 बजे में हैं। और आज के दिन के हवाले से अगर कैलकुलेशंस की जाएं तो जुलाई और अगस्त के महीने के बारे में जहां मैं पहले भी प्रिडिक्शंस कर चुका हूं, ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से भी बता चुका हूं कि जुलाई और अगस्त में क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ सकती हैं, वहीं कहीं ना कहीं जुलाई और अगस्त के हवाले से ये आने वाले कुछ दिनों के बाद आपको पाकिस्तान के अंदर फेक क्राइसिस भी इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे, मसनूई सियासी थिएटर भी लगते हुए दिखाई देंगे। और पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों के हवाले से आपको कुछ ऐसे नैरेटिव्स भी सुनने को मिलेंगे कि आप खुद भी चौंक कर रह जाएंगे। आज इस हवाले से ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी को भी यूटिलाइज करेंगे और न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी को भी यूटिलाइज करेंगे। और कहीं ना कहीं अवाम के अंदर जो हकीकी तौर पर इज़्तिराब, हकीकी तौर पर जो गुस्सा है, हकीकी तौर पर जो महंगाई के हवाले से जो जज्बात इमर्ज होने जा रहे हैं, उस हकीकी एहतजाज को रोकने के लिए कुछ आर्टिफिशियल प्लांटेड न्यूज़ या प्लांटेड प्रोग्राम्स जो एक रेडी किए गए हैं। फॉर एग्जांपल किसी की ऑडियो लीक, किसी की वीडियो लीक, या कोई गिरफ्तारी का ड्रामा या किसी की ज़मानत का ड्रामा, ताकि असल हकाइक की जानिब से अवाम की तवज्जो हटाई जा सके और किसी मसनूई पॉलिटिकल कल्चर के अंदर अवाम को रहने के हवाले से कुछ ऐसा स्टेज तैयार किया जाए कि अवाम उसी में फंसी रह जाए, किसी का इस्तकबाल या किसी के हवाले से गुस्सा या किसी को बुरा भला कहना, लेकिन हकीकी इश्यूज़ की जानिब तवज्जो ना जाए। और कुछ लोग जो आईएमएफ के पास जाना अपनी ज़ाती मजबूरी समझते हैं, उनके ज़ाती खर्च आईएमएफ के बगैर नहीं चलते, लेकिन आईएमएफ को जो कर्जा सूद की मद में देना होता है उसका शिकार सारी आवाम हो जाती है। तो उस जो कर्जा देने की वजह से जो महंगाई का सैलाब पूरे पाकिस्तान पर आता है और उसके नतीजे में जो एक गम और गुस्सा 1 जुलाई के बाद से पूरे पाकिस्तान में इमर्ज होने जा रहा है, उस हकीकी एहतजाज को रोकने के लिए कुछ आर्टिफिशियल जमानतों का सीज़न या आर्टिफिशियल गिरफ्तारियों का सीज़न या आर्टिफिशियल ऑडियो वीडियो स्कैंडल्स का जो सीज़न है वो आने वाला ऐसे महसूस हो रहा है। और जुलाई और अगस्त के महीने में ऐसा नज़र आता है कि कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा सियासी लीडर एकदम से यू टर्न भी ले सकता है मसलहत पसंदी के नाम पर। लेकिन ये सब क्या होगा, इस हवाले से भी आज हम अपने व्लॉग के अंदर बात करेंगे। लेकिन आज जो 2 सवाल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नौयत के मुझे मौसूल हुए यूट्यूब पर कमेंट्स की सूरत में, अगर मैं उन सवालों के हवाले से आपके सामने बात करूं तो वो भी यहाँ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन प्रेडिक्शंस के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों सवालों की एक नेचर एक तरफ तो जहाँ क्रिटिकल है, वहाँ ये दोनों सवाल हमारे मुआशरे के इज्तमाही रवैये को भी हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे मुआशरे के अंदर दर हकीकत हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं, जो सियासी तकसीम है, जो सियासी कल्चर है, उसकी वजह से हमारे मुआशरे में जो अदम बर्दाश्त पैदा हो चुकी है, उसका इजहार बाज़ औक़ात बल्कि यूजुअली हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, लोग बस स्क्रॉलिंग करने पर उनका जोर होता है, किसी की पूरी बात ना सुनी और बीच में या शुरू के 1-2 मिनट में या चंद सेकंड्स के अंदर ही बस अपना कमेंट किया और अपनी राय का इजहार ऐसे किया जैसा कि गोया वो नाई की दुकान पर बैठे हुए हैं और बस जो मुंह में आया बोल दिया और अगले की पूरी बात भी ना सुनी, और ये गए और वो गए, या अपनी गली मोहल्ले वाली लैंग्वेज का इजहार भी जो सोशल मीडिया पर करते हैं, वो अदम बर्दाश्त की सूरत में हमारे मुआशरे के अंदर छलकती है। अब ये जो 2 सवालात हैं, इन दोनों सवालों को अगर मैं आपके सामने हाईलाइट करूं, फॉर एग्जांपल पहला सवाल ये है, मैं अक्सर आपके सामने प्रेडिक्शंस करता हूं कि पाकिस्तान के जायचे में 2 बातें लाज़िम मलज़ूम हैं, डंडे वाली सरकार और ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी। और मैं आपको यही कहता हूँ ना कि इमरान खान या उनकी लेगेसी के इक़्तिदार में आने से पहले 90% तक इस्लाहात डंडे के ज़ोर पर हो चुकी होंगी और पाकिस्तान के अंदर कोई अगर तब्दीली हुई, कोई रेवोल्यूशनरी स्टेप्स हुए, कोई कल्चरल रेवोल्यूशन की इब्तदा हुई, या जनरल वहीद काकर टाइप फार्मूला, या जनरल डिगाल की तरह की आइनी इस्लाहात, या जनरल मार्शल टिटो की तरह की सेंट्रलाइजेशन, या जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरह का सा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, या डेवोल्यूशन प्लान, या 17th अमेंडमेंट, ये सब कुछ डंडे के ज़ोर पर ही होगा। यहाँ तक कि जो कल्चरल रेवोल्यूशन की सूरत में एहतसाब की वेव है वो भी डंडे के ज़ोर पर ही होगी। लेकिन एक साहब ने एक सवाल किया और बड़ा क्रिटिकल सवाल कि अगर डंडा ही चलना है तो पिछले 75 साल से तो हम डंडे को ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सियासी मोहरे भी इसी डंडे ने जनरेट किए, सियासी जमातों को भी इसी डंडे ने जनरेट किया, मुआशी बिगाड़ भी इस मुल्क में इसी डंडे की वजह से पैदा हुआ, सियासी तकसीम या मसलकी तकसीम भी इसी डंडे ने पैदा की, खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी को रिवर्स भी इसी डंडे ने किया, सुप्रीम कोर्ट से कुछ सियासतदानों को चोर अगर किसी ने डिक्लेयर करवाया तो वो भी इसी डंडे ने, किसी को नजरिया ज़रूरत के तहत मुल्क के लिए
मुकद्दम डिक्लेयर करवाया गया या लाजिम डिक्लेयर करवाया गया तो वो भी इसी डंडे ने करवाया। अमरीकी जंग में कूदने में आफियत जानी तो वो भी इसी डंडे ने जानी। मुल्क टूटा तो भी डंडे की वजह से। तो क्या हम इसी डंडे के हाथ पर बैत कर लें? अब यहाँ पर इन तमाम तर सवालात को कहीं ना कहीं अपने हर व्लॉग के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ जहाँ जहाँ मैं डंडे वाली सरकार की बात करता हूँ। लेकिन बहरहाल इन साहब का अगर वॉच टाइम देखा जाए तो जस्ट 3 से 4 मिनट का वॉच टाइम था, और इसी वजह से यूट्यूब के AI ऑटोमेशन सिस्टम ने इन साहब के कमेंट को गैर संजीदा करार देकर इनके कमेंट को भी और इनके यूज़र ID को भी ब्लॉक कर दिया। लेकिन बहरहाल इनका कमेंट मैंने सोचा कि आपके सामने पेश करूं और इसको लाजमी तौर पर एड्रेस करूं। और इसी तरह का मिलता जुलता एक कमेंट दूसरे साहब का है जिनका वॉच टाइम सिर्फ 2.50 मिनट इनका वॉच टाइम था, लेकिन इन्होंने एक साथ कमेंट ये किया हुआ था कि एक ज़माने में डॉक्टर शाहिद मसूद ऑपरेशन जबरदोज की बात करते थे और कहते थे कि करप्ट सियासतदानों को साइड लाइन किया जा रहा है, मगर उसका नतीजा 2018 के इलेक्शन में अक्सरियत की फेवर में जो रिजल्ट थे उनको रोक कर सामने आया। जो 2022 में डी-डॉलराइजेशन का जो स्टेप था इमरान खान का, उसके खिलाफ अदम एतमाद लाकर पहले से सुप्रीम कोर्ट के जरिए डिक्लेयर्ड शुदा चोरों को दोबारा से मुसल्लत कर दिया गया। तो आखिर ये ऑपरेशन जबरदोज कहाँ गया? और क्या अब भी जो डंडा चलने जा रहा है क्या वो भी इसी तरह का कोई ऑपरेशन जबरदोज पार्ट 2 होगा? गर्चा के इन साहब का भी 2.50 मिनट का वॉच टाइम था, जिसकी वजह से यूट्यूब के AI ऑटोमेशन सिस्टम ने इन साहब को भी गैर संजीदा करार देकर इनके कमेंट और इनके यूज़र ID को ब्लॉक कर दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर मैं इन तमाम तर सवालों के पहले भी जवाब दे चुका हूँ। अब मेरे व्लॉग्स में अक्सर जनरल वहीद काकर टाइप फार्मूले की बात सुनते हैं। आप में से जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जो हालात हाज़रा पर नज़र रखते हैं, जिन्होंने तारीख़ पाकिस्तान को पढ़ा हुआ है, वो जानते हैं कि जनरल वहीद काकर कौन थे और उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में क्या किरदार अदा किया, और कुछ लोग उनको क्यों अप्रिशिएट भी करते हैं। और जनरल वहीद काकर टाइप फार्मूला अगर पाकिस्तान के जायचे में दोबारा एग्जिबिट हो सकता है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, ये सिर्फ डिप्लोमेटिक या क्रिटिकल थिंकिंग के हामिल लोग ही समझ सकते हैं। गली मोहल्ले वाले या नाई की दुकान पर बैठकर तबसरा करने वालों को ये बात वाकई समझ नहीं आ सकती। इसी तरह मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि डंडे के जोर पर ही कोई ना कोई तब्दीलियाँ होंगी, कोई ना कोई रेवोल्यूशनरी चेंजेस होंगे, या जितने भी मैं 4 जर्नली फार्मूलाज के जिक्र करता हूँ वो भी डंडे के जोर पर। लेकिन इसके साथ साथ हमेशा यही कहता हूँ कि अगर कोई हादसाती तब्दीली हुई, कोई रेवोल्यूशनरी तब्दीली हुई, कोई शॉकिंग तब्दीली हुई, कोई रिप्लेसमेंट भी हुई जो हमें चौंका के रख दे, हमें हिला के रख दे, तो वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डंडे के जोर पर ही होगी। लेकिन अब यहाँ पर अगर कोई शख्स अपनी समझबूझ को इस्तेमाल नहीं करता, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल नहीं करता, तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसी वजह से तो आपको हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर अगर आप स्टडी करना चाहें, अगर आप पॉलिटिकल साइकोलॉजी पाकिस्तान की स्टडी करना चाहें, तो आपको ये वाज़े तौर पर मालूम होगा। और अपने तमाम तर व्लॉग्स में मैं लोगों को गाइड भी करता हूँ। हदीस नबवी है कि इंसान की आज़ादी उसकी मईशत से शुरू होती है। जब हमने PhD पॉलिटिकल इकोनॉमी में स्टार्ट की थी तो हमारे टीचर अक्सर ये वाइट बोर्ड पर लिख दिया करते थे कि हदीस नबवी का मफहूम है कि इंसान की आज़ादी उसकी मईशत से शुरू होती है। और उसके नीचे लाजमी ये भी लिखा करते थे कि नहजुल बलागा में मौला अली का फरमान है कि जिसकी मईशत अच्छी नहीं उसकी माशरत अच्छी नहीं। या पाकिस्तान के सियासी कल्चर के हवाले से देखा जाए तो हम यहाँ पर ये तो कह सकते हैं कि ये सियासी कल्चर में जो तकसीम है, जो हमारे इर्द गिर्द जो सियासी तकसीम है, या जो एक कौम तकसीम दर तकसीम होती जाती है, ये सियासी जमातें भी कौमों को तकसीम दर तकसीम करती हैं, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं कुछ डंडा बरदार भी कौम को तकसीम दर तकसीम करते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारी अपनी समझबूझ उस वक़्त कहाँ जाती है, हमारा अपना जहन उस वक़्त कहाँ जाता है, हमारी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग उस वक़्त कहाँ जाती है। कोई आपको मैनिपुलेट तभी कर सकता है ना जब आप उसको स्पेस देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप किसी को स्पेस दे रहे हैं तो कोई आपको तकसीम कर रहा है ना। अगर आप किसी को स्पेस ही नहीं देंगे, अगर आप अपने कारोबार पर, अपनी मईशत पर और अपनी माशरत पर नज़र रखेंगे, उसी के ऊपर फोकस करेंगे हदीस नबवी के तहत या मौला अली के फरमान के तहत, नहजुल बलागा के तहत, तो फिर कोई आपको कैसे तकसीम कर सकता है। फिर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये जितनी भी जो इन ग्रुप पॉलिटिक्स है, दर हकीकत ये ख़त्म भी इन ग्रुप टसल से होगी। और ये इन ग्रुप पॉलिटिक्स या इन ग्रुप टसल, इसके बैक एंड पे कहीं ना कहीं आपको डंडा ही चलता हुआ नजर आएगा। कल के व्लॉग में भी मैंने आपको 999 = 27 एंड = 9 इसके इम्पैक्ट्स आपको बताए थे। और हर 2 सूरतों में मैंने डंडे के हवाले से बताया था कि पाकिस्तान के अंदर अगर पहले कहीं कुछ बिगाड़ था, जिसके हवाले से हमने किताबों में पढ़ा, जिसके हवाले से हमने टीचर से सुना, जिसके हवाले से हम तबसरे भी सुनते रहते हैं, खुद तो हम स्टूडेंट लाइफ
में थे या बचपन में थे, हमें खुद तो इतना पता नहीं, टीचर से ही हमने जो कुछ सुना, लेकिन अब ज़ाहिरी एतबार से नेक्स्ट अगर स्टेप के तौर पर देखा जाए तो पहले अगर कुछ बिगाड़ डंडे के ज़ोर पर हुए हैं तो अब कुछ तब्दीलियां भी डंडे के ज़ोर पर ही होंगी, और उसके बाद रेवोल्यूशनरी स्टेप्स भी डंडे के ज़ोर पर ही लिए जाएंगे। और हर दो सूरतों में पाकिस्तान के अंदर डंडा ही पाकिस्तानी कौम के मिजाज में से तकसीम दर तकसीम वाला एलिमेंट भी अंडरमाइन करेगा, पाकिस्तानी कौम के अंदर प्रैग्मेटिज्म भी जनरेट डंडा ही करेगा, पाकिस्तानी कौम के अंदर हकीकी मानों में एक मल्टी कल्चरलिज्म एंड कॉस्मोपोलिटनिज्म को परवान भी डंडा ही चढ़ाएगा। हर दो सूरतों के अंदर पाकिस्तान के अंदर डंडे ने ही पॉजिटिव रोल भी प्ले करना है। अगर डंडे को आप ये समझते हैं कि पिछले साबका बिगाड़ का कोई सबब अगर डंडा था, तो यहाँ पर ये समझ लें, क्योंकि हम तो आज की या आने वाली ज़िंदगी की ही बात कर सकते हैं, और आज की या आने वाली ज़िंदगी के एतबार से भी अगर ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी को देखा जाए या न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी को देखा जाए तो पॉजिटिविटी में भी कहीं ना कहीं आपको डंडा ही चलता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं प्रैग्मेटिज्म और कॉस्मोपोलिटनिज्म को परवान चढ़ाने में ही डंडे का किरदार नजर आएगा। अब ये जो सवालात कि कुछ लोग क्यों नहीं डंडे को एक्सेप्ट करते, या कुछ लोग क्यों तनकीद बराए तनकीद के हवाले से ही सवालात पूछते रहते हैं, या कुछ लोग क्यों डंडे के नाम से भी चढ़ते हैं, यहाँ पर 5, 9 एंड 3 इज इक्वल टू 8 के हवाले से अगर हम न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी के रूल्स को अप्लाई करें तो एक तरफ तो हमें खारजा खुशी वाला एलिमेंट भी नज़र आता है, अंदरूनी सुकून वाला एलिमेंट भी नज़र आता है, लेकिन 8 का मिजाज कहीं ना कहीं पानी का सा होता है, बह जाने वाला होता है, यानी लोगों की बातों में आ जाना, लोगों के नैरेटिव्स में आ जाना, और इसी वजह से इसका शुमार नेगेटिव एनर्जीज में भी होता है। और इसी ज़मन में हम ये देखते हैं कि जब मैं आपको कहता हूँ, जब मैं अमूमी तौर पर यह कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पहले जो कुछ होना था हो चुका, लेकिन अगर सुधार आएगा तो भी डंडे के जोर पर होगा, और पाकिस्तान के जायचे में ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी वाला नैरेटिव भी मौजूद रहेगा, और डंडे वाली सरकार वाला नैरेटिव भी मौजूद रहेगा, तो लोग सच सुनने से घबराते हैं। और 8 के हवाले से ये अप एंड डाउन ये जहन में भी कहीं ना कहीं चलता रहता है, और लोग असल में पाकिस्तान के अंदर पुतली तमाशों के आदी हो चुके हैं। ये जो पपेट पॉलिटिकल कल्चर है इसके आदी हो चुके हैं। लोग ये समझते हैं कि अब हमें कोई यूज़ करता रहे, अब हमें कहीं ना कहीं से खुशकुन खबरें मिलती रहें, खुशकुन ऐलानात हमारे सामने होते रहें, और हम बस क्लैपिंग करते रहें, अब हम खुश होते रहें, बस हमारे जज्बात से कोई खेलता रहे, और कोई ये ना कहे कि मेरा मनपसंद लीडर बुरा, या मेरा मनपसंद लीडर उसने ये कर दिया वो कर दिया, इससे कहीं हमारी ईगो को ठेस ना पहुंचा दी जाए, और कहीं ये ना कहा जाए कि हमारी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी भी कहीं ना कहीं पपेट पॉलिटिकल कल्चर का ही हिस्सा है। इससे हमारी मॉब मेंटालिटी जो है उसमें जज्बातियत आ जाती है, शिद्दत पसंदी आ जाती है, और आपको पता है कि जब मॉब मेंटालिटी के अंदर जज्बातियत आ जाए, शिद्दत पसंदी आ जाए, तो फिर क्रिटिकल थिंकिंग कहीं गायब भी हो जाती है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, इस वक्त मईशत को ही आज़ादी समझने की ज़रूरत है, इस वक्त मईशत और माशरत के दरमियान जो एक और रिलेशन है जिसका मौला अली ने इरशाद फरमाया था, उसको समझने की ज़रूरत है, ना कि पपेट पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर अपनी एनर्जीज को ज़ाया करना, अपनी तमाम तर सलाहियतों को, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को इसके साथ एसोसिएट करना। और फिर ये जो सवाल पूछा गया कि ऑपरेशन दबड़दूस का क्या बना, या अब कोई ऑपरेशन दबड़दूस सेकंड वर्जन तो नहीं आने लगा, मैं यहाँ पर यह बता दूँ पॉलिटिकल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी कि अगर आप किसी नए पौधे को पुरानी जड़ों के ऊपर लगाने की कोशिश करोगे तो उसका क्या नतीजा होगा, उसका नतीजा यही होगा कि जड़ें तो बीच में पुरानी है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना असर तो दिखाना है। लिहाजा मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि आने वाले दिनों के अंदर अगर हम न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग देखें कि फेक क्राइसिस आने वाले हैं, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी का भी कहीं रोल नजर आता है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर JUIF का भी रोल नजर आता है, और तीसरे नंबर पर PTI के भी कुछ लीडरान का रोल नजर आता है, जो मसनूई तौर पर जो हकीकी जो क्राइसिस हैं उनसे नजर हटाने के लिए अवाम को कहीं दूसरी जानिब यूटिलाइज कराएंगे, कहीं दूसरी जानिब इंगेज करने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर भी आपको पपेट पॉलिटिकल कल्चर नजर आएगा। हकीकी एहतजाज से रोकने के लिए अंजुमन ताजरान के लेवल पर जो हकीकी एहतजाज होगा उसको रोकने के लिए शायद किसी लीडर की जमानत या किसी लीडर की गिरफ्तारी या कोई ऑडियो वीडियो स्कैंडल या कोई ऑडियो वीडियो लीक का अगर कोई ड्रामा सामने चलता हुआ नजर आएगा तो इसके बैक एंड पे भी कहीं ना कहीं पपेट पॉलिटिकल कल्चर वाला माहौल होगा। और जुलाई और अगस्त के अंदर अगर अवाम के साथ कोई बहुत बड़ा सियासी धोखा होने जा रहा है यू टर्न की सूरत में, या मसलहत पसंदी के नाम की सूरत में, या डील की सूरत में, तो ये भी अल्लाह ताला
की जानिब से एक इशारा होगा अवाम के लिए कि वो इस मौजूदा पॉलिटिकल जो पपेट पॉलिटिकल कल्चर है इसके ऊपर अपनी एनर्जीज वेस्ट ना करें, क्योंकि ये जो पपेट पॉलिटिकल कल्चर है ये कहीं ना कहीं इन ग्रुप टसल की सूरत में ही वाइप आउट होने वाला है। और इन ग्रुप टसल के अंदर भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सामने से पीछे से कहीं ना कहीं डंडा ही चलेगा, और डंडे के जोर पर ही इन ग्रुप चेंज भी आपको होता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद इसी इन ग्रुप चेंज के बाद आपको हकीकी मानों में डंडे के जरिए प्रैग्मेटिज्म, डंडे के जरिए प्रॉस्पेरिटी, डंडे के जरिए प्रोग्रेसिवनेस, ये सब कुछ आपको डंडे के जोर पर ही इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हर दो सूरतों में पाकिस्तान के ज़ायचे के अंदर दो बातें आपको लाज़िम मलज़ूम नजर आएंगी, डंडे वाली सरकार और ये मुल्क भी मेरा, ये फौज भी मेरी। लेकिन ये जो मैंने व्लॉग आपके सामने किया ये सिर्फ उन लोगों को समझ आ सकता है जो पॉलिटिकल साइकोलॉजी के ऊपर यकीन रखते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर यकीन रखते हैं, जो लोग मुझे एस्ट्रोलॉजर नहीं समझते क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, और जो लोग न्यूमरोलॉजी को साइको एंथ्रोपोलॉजी समझते हैं, ये व्लॉग सिर्फ उन्हीं के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स ने न्यूमरोलॉजी को एक ऐसा तोहम परस्ती पर मबनी इल्म बनाकर पेश कर दिया है कि लोग इसको एकेडमिक साइंस समझने की बजाय, साइको एंथ्रोपोलॉजी समझने की बजाय नाउज़ुबिल्लाह कोई मुशरिकाना इल्म समझने लग गए हैं, या कुछ ऐसा तोहम परस्ती पर मबनी इल्म समझने लग गए हैं कि जिसका साइकोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं, या शायद जिसका स्टेट साइकोलॉजी से या पॉलिटिकल साइकोलॉजी से या इकोनॉमिक साइकोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्टेट की साइकोलॉजी और एक इंसान की साइकोलॉजी, दोनों सूरतों में न्यूमरोलॉजी एज ए साइको एंथ्रोपोलॉजी हम एनालिसिस कर सकते हैं, हम इसको स्टडी कर सकते हैं और इसकी बेस पर फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये जो कुछ आपको मैंने बताया, ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया या न्यूमरोलॉजिकल ज्योमेंसी के अकॉर्डिंग बताया, अल्लाह ताला चाहे तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।